फुल ऑफ मैजिक सीजन 2। टाइटल, मेरे पैरों से अपने चेहरे पर मोहर लगाओ। लास्ट टाइम ये अधूरा छूट गया था जिसे आज मैं पूरा करने जा रहा हूँ। प्रत्येक देश के राष्ट्रीय ट्रेनिंग केंद्रों के द्वारपाल आवश्यक रूप से राष्ट्रीय टीमों से कमजोर नहीं थे। वास्तव में कुछ द्वारपाल पूर्ण तालमेल और टीम वर्क के साथ राष्ट्रीय टीम से भी अधिक मजबूत थे। दुनिया में 100 से अधिक देश थे, फिर भी केवल कुछ ही ऐसे थे जो वेनिस तक पहुंच सके। राष्ट्रीय ट्रेनिंग केंद्रों को चुनौती देना यात्रा का एक हिस्सा था। यदि द्वारपाल बहुत कमजोर होते तो क्या इसका मतलब यह नहीं होता कि प्रत्येक राष्ट्रीय टीम आसानी से चुनौती पार कर सकती थी। लड़कियां रात के खाने के समय के आसपास आ गई थी। उन्होंने इसे ठीक समय पर बनाया और वे अभी भी वह सामान ले जा रहे थे जो उन्होंने ओसाका में खरीदा था। विशेष रूप से रेणु ने अपनी मेज के पास विलासिता की वस्तुएं, कपड़े, जूते, बैग और आभूषणों का ढेर जमा रखा था। ऐसा लगता है जैसे आप आनंद ले रही है। मुझे याद है कि जब कोरिया की राष्ट्रीय टीम यहाँ आई थी तो उसने अपना अधिकांश समय परिश्रम पूर्वक ट्रेनिंग में बिताया था, लेकिन फिर भी उन्हें एक बड़ा नुकसान हुआ। इस बीच ओसाका में आप लड़कियां ने जो पहला काम किया वह खरीदारी थी। आप धर्मनिरपेक्ष लड़कियों से अलग नहीं हैं, जापान के ट्रेनिंग हॉल के सलाहकार ने अंततः कहा। सलाहकार की उम्र लगभग 50 वर्ष थी। उसके बाल ऊंचे जुड़े में बंधे थे, उसकी आंखें तेज थी। वो स्पष्ट रूप से एक सख्त महिला थी जो रजोनिवृत्त में प्रवेश कर चुकी थी। उसे फिजूल खर्ची युवा महिलाओं या उन लोगों से नफरत थी जो कल्टीवेशन के अलावा कुछ और करने में अपना समय बर्बाद करते थे। मैं एक मैजिशियन हूँ, लेकिन मैं एक महिला भी हूँ। इसके अलावा आपके द्वारपाल बिल्कुल भी सख्त नहीं दिखते। मेरा आलस्य और घमंड से नहीं है। रेणु एक मिलनसार व्यक्ति से बहुत दूर थी। उसे पहले ही पता चल गया था कि वेस्ट गार्जियन टावर में जापानियों द्वारा दूसरों के साथ कैसा व्यवहार किया गया था, इसलिए उसका उनका सम्मान करने का कोई इरादा नहीं था। रेणु के शब्दों ने दावत में मौजूद जापानी लोगों को नाराज कर दिया। सलाहकार, सैन्यकर्मी, युवा मैजिशियन और द्वारपाल सभी ने भौहें चढ़ा बैठ के। माहौल तुरंत बदल गया। आपकी जबान बहुत तेज है लेकिन क्या आप इस पर खरे उतर सकते हैं? एक चुलबुली महिला द्वारपाल को कड़े मजाकिया लहजे में गोली मार दी। उसने रेणु के प्रति अपना तिरस्कार और द्वेष नहीं छिपाया। मेरा मानना है कि यह दावत बिल बहुत अतिरिक्त है। हमने पहले ही दोपहर में ओसाका में बहुत सारे व्यंजनों का आनंद लिया है। हालांकि अजीब बात यह देखते हुए कि खाना कितना अच्छा है, यहाँ के लोग मुझे असहज महसूस कराते हैं। हम आज रात द्वंद क्यों नहीं करते, ताकि हम आपके चेहरे पर अपने पैरों से मोहर लगा सके। हमारे पास अभी भी आगे जाने के लिए स्थान है। रेणु धीरे से अपने पैरों पर खड़ी हो गई। उसके शब्दों में बारूद की तेज गंध थी। उसकी बातें सुनने के बाद वेस्ट गार्जियन टावर में जापानी पूरी तरह से अपना आपा खो बैठे। उन्होंने अनुमोदन की मोहर को अपने पैरों से उनके चेहरों को दबाने जैसा बताया था। इतना अपमान! हॉल तुरंत शांत हो गया, लेकिन सामान्य तरह के विपरीत यह एक बड़े तूफान के पहले की शांति जैसा था। रेणु, ऐसा मत कहो। आदर्श ने रेणु को वापस उसकी सीट पर खींच लिया। चाहत पहले ही अपनी सीट से उठ चुकी थी। जब उसने आदर्श को रेणु की अपमानजनक हरकतों को रोकने की कोशिश करते देखा तो उसने बमुश्किल अपने गुस्से पर काबू पाया। आप लड़कियों का ओसाका में खाने के बाद पहले से ही पेट भर गया है, लेकिन हमने से बाकी लोग भूख से मर रहे हैं। कम से कम हमें द्वंद करने से पहले रात का खाना खत्म करने दीजिए, आदर्श ने रेणु को कहा। वेस्ट गार्जियन टावर में जापानियों के चेहरे टेढ़े हो गए। ऐसा महसूस हुआ जैसे वे अपने दिलों में कम से कम 10,000 बार बकायदा चिल्ला रहे हो। चाहत ने जिस गुस्से को रोकने की बहुत कोशिश की वह लगभग खून के छींटों के रूप में बाहर निकला। उसके हाथ में चांदी का चम्मच आधे टूटने की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। नेक्स्ट एपिसोड 3 ही काफी है, जिसका टाइटल है। दावत के दौरान जापानियों ने बहुत कुछ नहीं किया। उकसाने पर उनका पेट पहले ही भर चुका था। जापान में हमेशा से बहुत सारी प्रतिभाएं थी। ताकत के मामले में उन्हें दुनिया के टॉप के करीब स्थान दिया गया था।
प्रत्येक देश जो उनके वेस्ट गार्जन टावर को चुनौती देने आया था वह पूरी तरह से सम्मानजनक और विनम्र थे। जब वे बात कर रहे होते थे तो वे अपनी आवाज़ भी धीमी रखते थे। इसकी तुलना में चीन के प्रतिनिधि न केवल पूरी तरह से लापरवाह थे बल्कि जब वे दूसरे लोगों के क्षेत्र में थे तो वे अपने आप में इतने बिजी थे। क्योंकि तुम सबक सिखाने के लिए इतने उत्सुक हो तो हम तुरंत तैयारी करेंगे। जाओ, द्वंद्व युद्ध मैदान का तैयार किया जाए। मिठाई के ठीक बाद द्वंद्व होगा, महिला सलाहकार ने घोषणा की। हाँ सलाहकार तेगामी। उनके कुछ शिष्यों ने तुरंत दावत छोड़ दी और वेस्ट गार्जन टावर में श्रमिकों को जगह तैयार करने का आदेश दिया। चाहत कुछ कहने ही वाली थी लेकिन जब उन्हें एहसास हुआ कि वह कुछ नहीं कर सकती, चाहत के चाचा लाइक राम वह कुछ कहने वाले थे। जब उन्हें एहसास हुआ वह कुछ नहीं कर सके तो उन्होंने आह भरी। गर्म स्वभाव वाले युवा वयस्कों का ऐसा समूह, क्या वे इतनी महत्वपूर्ण चीज के लिए गंभीरता से कुछ देर और इंतजार नहीं कर सकते थे? तेगामी द्वारपालों के सलाहकार प्रतीत होते थे। जब द्वारपालों को पता चला कि आज रात द्वंद्व हो रहा है तो उनकी आंखें उत्साह से चमक उठी। सुनहरे बालों वाला आदमी भी मुस्कुरा रहा था। वह अधीर किस्म का था जिसका नाम देवित। सुनहरे बालों वाले आदमी का नाम देवित था। वह अधीर किस्म का था। दोपहर में जब वह उनसे मिला तो उसके मन में पहले से ही इन असभ्य चीनियों को सबक सिखाने की इच्छा थी। क्योंकि वे इतनी उत्सुकता से सबक सिखाने की मांग कर रहे थे इसलिए वे अपने मेजबानों को उन पर बहुत अधिक कठोर होने का दोष नहीं दे सकता था। अगर उन्होंने सोचा कि वेस्ट गार्जन टावर के लोग केवल साधारण द्वारपाल थे तो उन्होंने बहुत बड़ी गलती की थी। वे जापान की राष्ट्रीय टीम के कैप्टन के समान ही छात्रों के बैच थे। जरूरी नहीं कि वे ताकत के मामले में वास्तविक प्रतिनिधियों से हार जाए। द्वारपालों और प्रतिनिधियों को किसी भी समय बदला जा सकता है। यदि किसी द्वारपाल ने अच्छा प्रदर्शन किया तो इस बात की बहुत अधिक संभावना थी कि वे राष्ट्रीय टीम में किसी की जगह ले सकते थे। प्रत्येक छात्र वेनिस के युद्ध क्षेत्र में चमकना चाहता था, इसलिए जब भी राष्ट्रीय दूतावास को चुनौती दी जाती वे राष्ट्रीय टीम में शामिल होने की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देते। चलो खाना खाते समय बातें करते हैं। क्या हम एक टीम के रूप में लड़ने जा रहे हैं या इसके बजाय आमने सामने लड़ेंगे? मैं व्यक्तिगत रूप से एक पर एक को पसंद करता हूँ क्योंकि मेरा मानना है कि उनमें से कोई भी द्वारपाल बनने के योग्य नहीं है। अनिकेत ने सुनहरे बालों वाले दिवित को देखा और सीधे विषय पर आ गया। जरूरी नहीं कि वे ताकत के मामले में वास्तविक प्रतिनिधियों से हार जाए। द्वारपालों और प्रतिनिधियों को किसी भी समय बदला जा सकता है। यदि किसी द्वारपाल ने अच्छा प्रदर्शन किया तो इस बात की बहुत अधिक संभावना थी कि वे राष्ट्रीय टीम में किसी की जगह ले सकते थे। प्रत्येक छात्र वेनिस के युद्ध क्षेत्र में चमकना चाहता था, इसलिए जब भी राष्ट्रीय दूतावास को चुनौती दी जाती वे राष्ट्रीय टीम में शामिल होने की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देते। चलो खाना खाते समय बातें करते हैं। क्या हम एक टीम के रूप में लड़ने जा रहे हैं या इसके बजाय आमने सामने लड़ेंगे? मैं व्यक्तिगत रूप से एक पर एक को पसंद करता हूँ क्योंकि मेरा मानना है कि उनमें से कोई भी द्वारपाल बनने के योग्य नहीं है। अनिकेत ने सुनहरे बालों वाले दिवित को देखा और सीधे विषय पर आ गया। फिर हम आमने सामने की लड़ाई करेंगे। दोनों टीमें लड़ाई के लिए 5-5 प्रतिनिधि भेजेगी। सलाहकार तेगामी ने सहमति व्यक्त की। सलाहकार, मुझे जाने दो। यहाँ तक कि चीन जैसी विशाल जगह में भी ऐसे लोग हैं जो कुएं के तल पर मेंढक की तरह व्यवहार करते हैं। मेरा मानना है कि ऐसे व्यक्ति को सबक सिखाने के लिए मैं सही उम्मीदवार हूँ। दिवित स्वयं सेवक बनने वाला पहला व्यक्ति था। तेगामी ने अपना सिर हिलाया और कहा, वे हमारे मेहमान हैं, हम उन्हें अपने विरोधियों को चुनने देंगे। अनिकेत ने तुरंत दिवित पर अपनी नजरें जमाई और कहा, तब मैं उसे चुनूंगा। सलाहकार, द्वंद्व युद्ध के मैदान तैयार है। सुरक्षा संरचना सामान्य रूप से काम कर रही है। एक शिष्य ने आकर आदरपूर्वक तेगामी को सूचना दी। तेगामी ने सिर हिलाया और भीड़ से कहा, आइए
द्वंद्व युद्ध के मैदान में अपना समय बर्बाद ना करे। वेस्ट गार्जन टावर का द्वंद्व मैदान दक्षिण की ओर समुद्र की ओर था। यह चट्टान से फैला हुआ एक विशाल मंच था। जब यह स्थान उपयोग में नहीं था तो इसका उपयोग हेलीपोर्ट के रूप में किया जा सकता था। जब वे पहुंचे तो भीड़ ने एक काले हेलीकॉप्टर को समुद्री युद्ध क्षेत्र की दिशा में उड़ते देखा। मंच उनकी कल्पना से कहीं अधिक बड़ा था। यह लगभग इतना बड़ा था कि इसे जेट के लिए रनवे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता था। मंच का आकार बहुभुज जैसा था। इसके 3 टॉप नीचे से लगभग 800 मीटर की दूरी पर हवा में खुले थे। अदृश्य बैरियर के अलावा मंच के आसपास कोई बैरिगेटिंग नहीं थी। मंच बहुत मोटा भी नहीं था, नीचे पहाड़ से ऊपर और बाहर तक फैले खंभों पर टिका हुआ था। यदि मंच की नींव पर्याप्त रूप से ठोस नहीं होती तो इतना विशाल और पतला मंच द्वंद्व के दौरान स्पिलो की ऊर्जा से आसानी से नष्ट हो जाता। प्लेटफॉर्म ऐश क्रिस्टल से बना है। यदि आपको लगता है कि प्लेटफॉर्म आपके मैजिक को सहन करने के लिए पर्याप्त मजबूत है नहीं है तो चिंता न करें। आपका लेवल इतना कमजोर है कि इसे नष्ट करने के लिए पर्याप्त मजबूत ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जिस छात्रा ने रेणु को चुनौती दी थी उसने पहले उन पर व्यंग किया। छात्र का नाम शकीना था। दावत के दौरान उसकी हड्डियों से निकलने वाला आकर्षक स्वभाव पहले ही रेणु के ऑरा से टकरा चुका था। यह स्पष्ट था कि रेणु ने इसे इस बकवास से बाहर निकालने की ठान ली थी। इसी तरह शकीना रेणु की टिप्पणियों से काफी परेशान थी। उसने ऐसी बेशर्म चीनी महिला पहले कभी नहीं देखी थी। हम पत्थर नहीं मारते, हम केवल चेहरे पर तमाचा मारने में रुचि रखते हैं, रेणु ने अवचेतन रूप से उत्तर दिया, यह जानते हुए कि शकीना उनसे बकवास कर रही थी। शकीना बस हंसी। इससे पहले कि उसने अपनी नजर दूसरी दिशा में घुमाई उसके चेहरे की मुस्कान तुरंत गायब हो गई। रेगामी ने कहा, आपके पास अपनी टीम के बीच चीजों पर चर्चा करने के लिए कुछ समय है। वेद ने टीम को मंच के एक तरफ की सीटों तक पहुंचाया। वह शुरू में टीम के साथ मामलों पर चर्चा करने जा रहा था, लेकिन जब उसने देखा कि उनमें से कुछ पहले से ही दूसरी तरफ के लोगों पर अपना गुस्सा निकाल रहे थे तो वह असहाय दिखा। उम्मीदवार पहले से ही तय थे। हमारा काम हो गया। वे तीनों द्वंद्व युद्ध में हमारा प्रतिनिधित्व करेंगे, वेद ने कहा। 3 उम्मीदवार कोई और नहीं बल्कि रेणु, अनिकेत और आदर्श थे, जिन्होंने पहले ही अपने विरोधियों को चुन लिया था। क्या हमने दावत के दौरान पहले ही इसे स्पष्ट नहीं कर दिया था? आप 5 उम्मीदवारों को 5 आमने सामने की लड़ाई में भाग लेने के लिए भेजेंगे। क्या तुम्हें अब पछतावा हो रहा है? दिवित ने कहा। 5 द्वंद्व है तो इसका मतलब यह है कि यह 3 में से सर्वश्रेष्ठ है, बदले में वेद ने पूछा। तो आपने केवल 3 लोगों को चुना है। एक जापानी कमांडर ने अपनी मोटी भुहें ऊपर उठाई। उसकी आंखें क्रोध से टिमटिमा रही थी। वास्तव में यदि वह 30 वर्ष छोटा होता तो वह स्वयं इन अहंकारी चीनी प्रतिनिधियों को सबक सिखाने के लिए स्वेच्छा से खड़ा होता। ये लोग अपने राष्ट्रीय ट्रेनिंग हॉल के प्रति बिल्कुल भी सम्मान नहीं दिखा रहे थे। कैप्टन असली अहंकारी है। जियांग ने चुपके से वेद की ओर अपना थम्स अप किया। चलो सच है, मैं उसे इसके लिए 10 में से 10 दे रहा हूं। आहन मुस्कुराया। लेकिन इसका मतलब यह भी है कि रेणु, अनिकेत और आदर्श अपनी लड़ाई नहीं हार सकते, मेघना ने आश्चर्य से कहा। मैं दूसरों के बारे में निश्चित नहीं हूं, लेकिन ऐसा कोई रास्ता नहीं कि मैं अपना खो दूं। अनिकेत ने आगे कदम बढ़ाए और स्पष्ट था कि वह पहली लड़ाई लड़ने के लिए उत्सुक था। अनिकेत धीरे धीरे जापान का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्रों के पास चला गया। राष्ट्रीय दूतावास के लिए 10 द्वारपाल थे, जिनमें दिवित और चाहत भी शामिल थे। उनमें से 9 माथे पर सफेद पट्टी बांधे एक पंक्ति में घुटनों के बल बैठे थे। जापान में यह उनकी अडिग भावना का प्रतीक था, लेकिन चीन में ऐसी चीजें अपने माता पिता या रिश्तेदारों के शोक में लोग पहनते थे।
स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 टाइटल लड़ो लड़ो और लड़ो। चाहत 9 छात्रों के पीछे की पंक्ति में बैठी थी। ऐसा लग रहा था मानो वह टीम की कैप्टन हो। उसके पीछे लायकराम जापानी कमांडर और सलाहकार तेगामी और अन्य लोग थे। वे बेसिक रूप से वेस्ट गार्जियन टावर के सलाहकार या नेता थे। उनके साथ बैठी भीड़ में एक जैसी पोशाकें पहने हुए लोग थे। वे छात्र, सैनिक, कैप्टन और वेस्ट गार्जियन टावर के मेहमान थे। उनकी संख्या लगभग 30 थी। वेस्ट गार्जियन टावर के द्वार जनता के लिए खुले नहीं थे। इस प्रकार उन्हें परिणाम की गवाही देने के लिए केवल कुछ लोगों की आवश्यकता थी। किसी कैमरे या रिकॉर्डर की भी अनुमति नहीं थी। अनिकेत मंच पर गया। उन्होंने बेसिक शिष्टाचार का पालन करना याद रखा। उन्होंने उनके पीछे बैठे चाहत को देखने से पहले आगे की पंक्ति में बैठे 9 छात्रों पर नजर डाली। चाहत स्पष्ट रूप से उनकी कैप्टन थी और संभवतः उनमें से सबसे मजबूत थी। अनिकेत को खुद पर काफी गर्व था। वह सोच रहा था कि क्या उसे सबसे मजबूत प्रतिद्वंदी को चुनौती देनी चाहिए। हालांकि उसने यह विचार त्याग दिया। उसके मन में सुनहरे बालों वाले दिवित को सबक सिखाने की तीव्र इच्छा थी। चाहत ने पहले ही वेस्ट गार्जियन टावर के प्रवेश द्वार पर प्लानेट एलिमेंट पर अपना उत्कृष्ट नियंत्रण दिखाया था। अपनी युद्ध शैली से एक प्लांट मैजिशियन से लड़ना उसके लिए काफी कठिन था। आप किसका इंतजार कर रहे हैं? यहाँ आओ और खुद को पीटने के लिए तैयार करो। अनिकेत ने तिरस्कारपूर्ण मुस्कान के साथ दिवित की ओर इशारा करते हुए कहा। क्या आप अपने बारे में बहुत अच्छा महसूस नहीं करते? दिवित अपने पैरों पर खड़ा हो गया। मंच पर जाने से पहले उसने नेताओं, सलाहकारों और अपने साथी छात्रों को प्रणाम किया। दोनों मुकाबले के लिए द्वंद्व युद्ध मैदान के लिए पूरी तरह तैयार थे। जैसे ही तेगामी ने द्वंद्व युद्ध शुरू करने की घोषणा की, उन्होंने तुरंत ही मंच के चारों ओर तेजी से घूमते हुए धुंधली छवियां पीछे छोड़ दी। ढेर सारी बाद की छवियां बेतरतीब ढंग से घूम रही थी, जैसे कि वे द्वंद्व युद्ध के मैदान पर एक साथ कई लोग दौड़ रहे हो। कमजोर कल्टीवेशन वाले मैजिशियन लड़ाई को ठीक से देखने में असमर्थ थे। उन्हें पता ही नहीं चला कि कब दोनों मैजिशियन आपस में मैजिक कर रहे थे। 2 गति प्रकार के मैजिशियन, दिलचस्प। तेगामी मुस्कुराए। चीनी प्रतिनिधि की चाल में कुछ अजीब बात है। जापानी कमांडर ने तुरंत अपनी तेज नजरों से अनिकेत के तुरुप के पत्ते को देखा। एक हत्यारे की तरह लक्ष्य के करीब आना और अपने दुश्मन को टुकड़े टुकड़े करने के लिए उनकी गति पर भरोसा करना, फिर भी विंड एलिमेंट के साथ महत्वपूर्ण अटैकों को चकमा देना। ऐसा लगता है जैसे लड़ाई या तो लंबे समय तक चलने वाली है या एक पल में खत्म हो जाएगी, लायकराम जी ने कहा। तुम्हें क्या लगता है कि कौन जीतने वाला है? तेगामी ने पूछा। मुझे डर है कि हमारे प्रतिद्वंदी की गति तेज है। वे अपने इक्विपमेंटों का उपयोग करना शुरू कर रहे हैं। दोनों तलवारबाजों के बीच की लड़ाई की तरह। यदि वे एक ही समय में एक दूसरे पर अपनी तलवारें उछालते हैं तो जो तेज होगा उसकी जीत सुनिश्चित होगी। इस तरह की गति के प्रदर्शन में अधिक अनिश्चितता नहीं थी। जब दिवित को एहसास हुआ कि उसके प्रतिद्वंदी की गति तेज थी तो उसने निर्णायक रूप से अपने जादुई शूज एक्टिवेट कर दिए ताकि वह आगे रह सके। दिवित की तरह अनिकेत के पास भी मैजिक बूट्स की एक जोड़ी थी। दिलचस्प बात यह है कि अनिकेत के मैजिक बूट्स दिवित की तुलना में थोड़े कमजोर थे। परिणाम स्वरूप अपने इक्विपमेंटों का उपयोग शुरू करने के बाद उनकी गति एक दूसरे के बराबर होगी। यह उचित था क्योंकि अनिकेत ने अपना अधिकांश पैसा अपने अनूठे पंजे वाले हथियार पर खर्च किया था। वैसे उसके पास बाकी इक्विपमेंट उतने प्रभावशाली नहीं थे। दोनों मैजिशियनों द्वारा छोड़े गए विंड ट्रैक पूरे मंच पर बिखरे हुए थे। वे वहां रास्ते पार कर रहे अनगिनत नीले रिबन की तरह थे। दोनों मैजिशियन विंड एलिमेंट के एक्सपर्ट थे। वे न केवल अपने विंड ट्रैक्स के साथ
इधर उधर सरकने में सक्षम थे, बल्कि वे अपने प्रतिद्वंदी के विंड ट्रैक्स का भी लाभ उठा सकते थे। लड़ाई हवा में बदलने से पहले जमीन पर शुरू हुई। अनिकेत अभी भी अपनी चुनौती से जीत सुनिश्चित करने के लिए समय और कोण की तलाश में था। इस बीच दिवित अपनी फुर्तीली चाल और तेज इंद्रियों से हमलों को चकमा देता रहा। द्वंद्व कुछ समय से चल रहा था, फिर भी यह कहना कठिन था कि इनमें से कौन जीतेगा। यह बिल्कुल वैसा ही था जैसा लायक राम जी ने उल्लेख किया था। द्वंद्व या तो बहुत देर तक चलने वाला था या एक पल में खत्म होने वाला था। जैसे जैसे समय धीरे धीरे बीतता गया, दोनों मैजिशियन अपने मौके की तलाश में लगे रहे। वे पूरी प्रतिबद्धता के बिना अपने विरोधियों की जांच करते रहे। यह द्वंद्व तलवारबाजी के मुकाबले जैसा था। वे पूरे द्वंद्व के दौरान अपने विरोधियों की जांच कर रहे थे, क्योंकि खुद का बचाव करना आसान था। यदि वे अधिक मेहनत करने की कोशिश करते तो वे अपनी कमजोरियों को अपने प्रतिद्वंदी के सामने उजागर कर देते। अनिकेत अटैक करने की पहल कर रहा था, फिर भी उसकी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि वह जानता था कि उसका प्रतिद्वंदी धैर्यपूर्वक पलटवार करने के मौके का इंतजार कर रहा था, जब उसे उस आदमी के घबराने का कोई संकेत नहीं दिख रहा था। इतनी उबाऊ लड़ाई, मुझे उबासी लेने का मन हो रहा है। मैं कुछ स्पेलों से आहन के भाई को आसानी से टुकड़े टुकड़े कर सकता हूँ। रात के खाने के बाद आदर्श को थोड़ी नींद आ रही थी। जब दोनों मैजिशियन तेजी से इधर उधर घूम रहे थे तो द्वंद्व देखना थका देने वाला था। आगे इसे देखने में उनकी रुचि खत्म हो गई थी। आहन का भाई इसलिए उल्लेख किया गया क्योंकि आहन और दिवित का हेयर स्टाइल एक जैसा था। इसलिए आदर्श ने दिवित को आहन के भाई के रूप में प्रेजेंट किया। हालांकि जब आदर्श जमाई ले रहा था, एक भेदी धातुई टक्कर ने उसका ध्यान खींच लिया। उसने करीब से देखा और देखा कि अनिकेत का पंजा हथियार दिवित के कवच में घुस रहा है। प्लेटों के बीच की जगह से ताजा खून बह रहा था। हालांकि अनिकेत अचानक हवा के झोंके में बह गया। वह उड़कर नीचे गिर गया और ठोस जमीन पर जोर से गिरा। दिवित अनिकेत को खत्म करने के लिए मैजिक करने जा रहा था, तभी उसके सीने में दर्द के कारण पैटर्न बाधित हो गया। वह बहुमूल्य अवसर का लाभ उठाने में असफल रहा। जब अनिकेत जमीन पर गिरा तो उसे चक्कर आ गया। वह रेंगकर अपने पैरों पर खड़ा हो गया और उसकी हड्डियों से बहुत दर्द हो रहा था। उसने आश्चर्य और क्रोध के भाव से दिवित की ओर देखा। अनिकेत ने सोचा कि वह पहले ही लड़ाई जीत चुका है, फिर भी उसे उम्मीद नहीं थी कि दिवित विंड डिस्क के साथ जाल बिछा देगा। सौभाग्य से जाल बिछाए जाने से पहले उसने दिवित को घायल कर दिया था, जिससे उस व्यक्ति को मैजिक करने से रोक दिया गया। अन्यथा जब वह हवा के झोंके में बह गया तो वह पूरी तरह से असहाय हो गया था। चालाक कहीं के, अनिकेत ने ठंडे स्वर में कहा। तेगामी ने घोषणा की, यह काफी है। विजेता चीन के प्रतिनिधि अनिकेत है। सलाहकार तेगामी को चीनी टीम पसंद नहीं थी, लेकिन द्वंद्व को उचित व्यवहार से करना पड़ा। दिवित वास्तव में द्वंद्व हार गया था। उसने अनिकेत की विस्फोटक गति को कम आंका था और विंड जाल को बहुत देर से एक्टिवेट किया था। जापानी टीम से कोई व्यक्ति दिवित की चोटों का इलाज करने के लिए आगे आए। जियांग ने अनिकेत को वापस लाने में मदद की और रुद्री को उसकी स्थिति की जांच करने दी। कुछ हड्डियां टूट गई है, अभी भी लेटे रहो। रुद्री ने अनिकेत के शरीर पर अपना हाथ घुमाया और तुरंत उसकी स्थिति का आंकलन किया। वह गलत है, जियांग ने आश्चर्य से कहा। मैंने उसे लगभग एक गंभीर झटका दे दिया था। वह आदमी मुझसे भी बदतर होगा, अनिकेत ने जोर से देकर कहा। द्वंद्व का अंत उत्साहपूर्वक था। मुझे लगा कि आप लड़ाई हारने वाले हैं। आप काफी साहसी है। अपनी गति से विंड डिस्क के जाल को जबरन तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, जितेंद्र ने कहा। मैं आगे जाऊंगा। कितना शर्मनाक है। ऐसा लग रहा है जैसे वह नरक से गुजरा हो, जब वह केवल एक जापानी छात्र के खिलाफ द्वंद्व युद्ध कर रहा था। आदर्श ने मजाक उड़ाया, जिसे अनिकेत के लिए कोई दया नहीं थी। ठीक है, मैं सबसे आखिर में जाऊंगी, लेकिन बेहतर होगा कि आप हारे नहीं, अन्यथा मेरी बारी निरर्थक होगी, रेणु ने कहा। चिंता मत करो, मैं उस जापानी महिला को तब तक पीटूंगा जब तक वह खुशी से कहराने ना लगे, आदर्श ने अपनी छाती थपथपाते हुए कहा। गुमराह आदमी, बेवकूफ कहेंगे, रेणु ने श्राप दिया। नेक्स्ट एपिसोड
का टाइटल है एक कम एलिमेंट का उपयोग करके आपको लाभ दे। आदर्श ने खुद को सीधा किया और धीरे धीरे जापानी टीम के पास चला गया। वह जितेंद्र की बड़बड़ाहट को पीछे से सुन सकता था। जाहिर तौर पर शिकायत कर रहा था कि कैसे आदर्श एकमात्र सब्स्टिट्यूट शो ऑफ कर रहा है। चूंकि वेद ने तय कर लिया था कि उनके प्रतिनिधि कौन थे, बाकी लोग बेसिक रूप से कुछ नहीं कह सकते थे। वेद उनकी टीम में एक सलाहकार की तरह था। जब उसने स्कारलेट सोरिंग डिमनो से लड़ाई की तो उसने पहले ही अपनी ताकत का प्रदर्शन कर दिया था। वह अकेले ही कमांडर लेवल के प्राणी से मुकाबला करने में सक्षम था और यहाँ तक कि प्राणी को गंभीर नुकसान भी पहुंचाया। इस प्रकार टीम को बेसिक रूप से उनके द्वारा तय की गई चीजों के संबंध में कोई आपत्ति नहीं थी। यदि उसने आदर्श को द्वंद्व युद्ध लड़ने देने का फैसला किया होता तो आदर्श ही द्वंद्व लड़ता। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आदर्श की लड़ने की क्षमता से भी हर कोई वाकिफ था। यदि अनके अपना द्वंद्व जीतने में कामयाब रहा तो इसकी अत्यधिक संभावना नहीं थी कि आदर्श हार जाएगा। आप कहां देख रहे हैं? क्या सोच रहे हैं कि आप दूसरों के पीछे एक अलग पंक्ति में बैठने के लिए इतने खास है? चाहत, तुम मेरे प्रतिद्वंदी होंगे। पिछली बार मूंछों वाले बूढ़े आदमी ने मुझे तुम्हें सबक सिखाने से रोका था, लेकिन अब हम इसे द्वंद्व में निपटाएंगे। इस बार तुम भाग नहीं सकती, आदर्श ने चाहत की ओर इशारा करते हुए कहा। चाहत ने भुएं चढ़ा दी। उसे पहले से ही इस बच्चे के प्रति द्वेष था जिसने उससे अनादर पूर्वक बात करने का साहस किया था। जापानी कमांडर लाइक्राम और सलाहकार तेगामी थोड़े आश्चर्यचकित दिखे। अंत में लाइक्राम जी ने मुस्कुराते हुए कहा, आदर्श, मेरा सुझाव है कि आप किसी और को चुने। ऐसा क्यों? क्या आपको लगता है कि यह शर्मनाक होगा अगर मैं एक सब्स्टिट्यूट के तौर पर आपकी टीम के कैप्टन को हराने में कामयाब हो जाऊंगा? आदर्श ने अप्रिय ढंग से कहा। हमारा ये मतलब नहीं था। आपकी टीम के विद्यार्थियों में से मैं उससे सबसे अधिक नफरत करता हूँ। आपने सुबह की लड़ाई में हस्तक्षेप किया। क्या आप गंभीरता से फिर से द्वंद्व में हस्तक्षेप करने जा रहे हैं? वही है, मुझे यह मत बताए कि केवल हमारे कैप्टन को ही आपके कैप्टन को चुनौती देने की अनुमति है। अगर ऐसा है तो मैं हमारी टीम का कैप्टन हूँ। वह सांवला चेहरा केवल एक सजावट है, मैं उसे पहले ही हरा चुका हूँ, आदर्श ने कहा। उनकी हिम्मत कैसे हुई कि वे उसे नीची दृष्टि से देखे, क्योंकि वह एक सब्स्टिट्यूट है। सब्स्टिट्यूट होने में क्या गलत था? वह अब भी उनके छात्र को पीट पीट कर मार डाल सकता था। आदर्श को तब और भी गुस्सा आ गया जब उसने जापानी छात्रों को उस पर हंसते देखा। तुम्हें मिस चाहत को चुनौती देने का क्या अधिकार है? क्या आपको नहीं लगता कि वह किसी एक्सपर्ट के सामने आपके तुच्छ कौशल का प्रदर्शन है? नुकीले बालों वाले एक जापानी छात्र ने मजाक उड़ाते हुए कहा। क्या वह गंभीरता से सिस्टर चाहत को अन्य सभी में से चुन रहा है? उसे इसका पछतावा होगा। शकीना ने खिसियाते हुए कहा। बाकी छात्र भी हंस रहे थे। उनकी तिरस्कारपूर्ण हंसी आदर्श पर निर्देशित थी। आप उन 9 में से जिसे चाहे उसे चुन सकते हैं। चाहत उनमें से नहीं है, लाइक्राम जी ने कहा। मुझे दूसरों में कोई दिलचस्पी नहीं है, वह एक है, आदर्श ने चाहत की ओर इशारा करते हुए कहा। लाइक्राम जी कुछ कहने ही वाले थे कि सलाहकार तेगामी ने मुस्कुराते हुए आदर्श से कहा, क्या तुम वाकई उसे अपने प्रतिद्वंदी के रूप में चुनना चाहते हो? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, बकवास बहुत हो गई। वह एक है, मुझे इसकी परवाह नहीं कि वह कौन है, लेकिन वह बहुत लंबे समय से लोगों की आंखों की किरकिरा बनी हुई है। उससे कहो कि अभी आकर मुझसे लड़े, आदर्श ने अधीरता से मांग की। ये जापानी सिर्फ इसलिए उस पर फिदा थे क्योंकि उसकी ताकत उनसे थोड़ी ज्यादा मजबूत थी। जिस तरह से छात्र उसके सामने सम्मानपूर्वक व्यवहार कर रहे थे, उसे देखते हुए वह टीम में काफी प्रतिष्ठित होनी चाहिए, अन्यथा उन्हें कैप्टन नहीं चुना जाएगा। उनके कैप्टन को चुनौती देना अधिक रोमांचक था। सलाहकार, अगर वह मुझे चुनने पर जोर देता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि यदि आप वास्तव में मुझसे लड़ना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि आप पहले एक अतिरिक्त उम्मीदवार चुनें। चाहत धीरे धीरे अपने पैरों पर खड़ी होगी।
यह अनावश्यक है। ऐसा कोई रास्ता नहीं कि जिससे हम तीनों हारेंगे, आदर्श ने कहा। यदि आप चाह से लड़ने पर जोर देते हैं तो आपको दूसरा उम्मीदवार चुनना होगा, अन्यथा यदि बातें फैल गई तो अन्य लोग कहेंगे कि हम चीनी टीम को धमका रहे हैं, सलाहकार तेगामी ने जोर देकर कहा। लाइग्राम कुछ कहने ही वाले थे, लेकिन सलाहकार तेगामी ने उन्हें रोक दिया। आप लोगों को वास्तव में इस महिला पर पूरा भरोसा है जिसका केवल आकर्षक चेहरा है। वेद, एक और व्यक्ति चुने। आदर्श उनके साथ बहस करने में बहुत आलसी था। मैं चौथा उम्मीदवार बनूंगा, वेद ने लापरवाही से कहा। ठीक है, हमने एक और चुन लिया। जल्दी करो और यहाँ आओ ताकि मैं तुम्हारी बकवास जल्दी से दूर कर सकूं, आदर्श ने ताना मारा। चाहत ने अपनी सीट छोड़ दी और मंच तक चली गई। वह अभिव्यक्तिहीन लग रही थी, फिर भी वह पहले से ही अंदर हंसी से फूट रही थी। इस असभ्य लापरवाह बच्चे में वास्तव में उसे लड़ने की हिम्मत थी। उसकी कार्रवाई इस बात का आदर्श उदाहरण थी कि खुद को कैसे मारा जाए, या खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारना। वैसे भी उसके लिए उसे सबक सिखाने और अपनी नाराजगी दूर करने का समय आ गया था। ये चीनी बहुत अहंकारी थे। द्वंद्व युद्ध के गवाह आपस में जापानी भाषा में बातें कर रहे थे। आदर्श को एक शब्द भी समझ नहीं आया, फिर भी यह स्पष्ट था कि वे सभी उसका मजाक उड़ा रहे थे। क्या यह आदमी मूर्ख है? उसने वास्तव में मिस चाहत को अपने प्रतिद्वंदी के रूप में चुना। मैं बाद में उसे मिस चाहत से दया की भीख मांगते हुए देखने का इंतजार नहीं कर सकता। हमारी टीम में किसी के पास भी मिस चाहत के खिलाफ जरा सा भी मौका नहीं है। क्या हम बहुत दूर जा रहे हैं? कौन परवाह करता है? उसने अपना प्रतिद्वंदी खुद ही चुना। वह अपने अलावा किसी को दोषी नहीं ठहरा सकता है। वह वही है जिसने मिस चाहत को अपने प्रतिद्वंदी के रूप में रखने पर जोर दिया। वह बस शो का आनंद लेंगे। छात्र आपस में जापानी भाषा में चर्चा कर रहे थे। वे चाहत में स्पष्ट रूप से बेहद आश्वस्त थे और आदर्श के चयन से चकित थे। मुझे यकीन है कि वह 5 मिनट से अधिक नहीं टिकेगा, कांटेदार बालों वाले आदमी ने जोर से हंसते हुए कहा। कैप्टन, आप बच्चे को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। 3 मिनट, अधिकतम 3 मिनट। ओह, ट्रेनिंग के दौरान मिस चाहत साथ सहज व्यवहार कर रही थी। यदि वह वास्तव में उसे सबक सिखाना चाहती है तो शायद वह उसे एक ही चाल से हरा देगी, माथे पर लकीरें वाले एक छात्र ने कहा। आइए सुनो, शो का आनंद ले। हाँ बिल्कुल। ऐसी जापानी छात्र आपस में बातें कर रहे थे। आदर्श ने जापानियों की अजीब प्रतिक्रियाओं को देखा और उनकी बड़बड़ाहट को सुना, जो स्पष्ट रूप से इस बारे में बात कर रहे थे कैसे कोई रास्ता नहीं था कि वह द्वंद्व जीत सके। मंदबुद्धि। चाहत पर अपनी निगाहें टिकाने से पहले आदर्श ने श्राप दिया। सभी की प्रतिक्रियाओं से वह आसानी से बता सकता था कि यह चाहत एक योग्य प्रतिद्वंदी थी। इसके अलावा अगर वह मजबूत नहीं थी तो वह दिन के दौरान वेस्ट गार्जियन टावर के प्रवेश द्वार पर इतनी भयानक ऑरा कैसे प्रकट कर सकती थी। आदर्श को पता था कि महिला शक्तिशाली है, लेकिन क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा? वह कब से किसी से डर रहा होगा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह अपने बाएं हाथ पर लाइटनिंग की अनुभूति और अपने दाहिने हाथ पर धधकती लपटों के जलते स्पर्श से उस महिला को हराने में असमर्थ था। आप सबसे मूर्ख और हास्यास्पद व्यक्ति है जिनसे मैं कभी मिली हूँ। चाहत ने आदर्श को एक बेहतर मुस्कुराहट के साथ शत्रुतापूर्ण नजर से देखा, जैसे कि वह एक जोकर की तरह देख रही हो। चीन में जाकर पूछो और देखो कि क्या कोई ऐसा है जिसने मेरा नाम आदर्श नहीं सुना है। आप जैसे किसी व्यक्ति के खिलाफ मैं एक कम एलिमेंट का उपयोग करके भी आपको फायदा दे सकता हूँ। आदर्श ने अपने सामान्य स्वभाव की तरह एक दिखावटी चुभन की तरह व्यवहार किया। एक कम एलिमेंट? चाहत जोर से हंसने लगी। वो सीधी खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। उसकी हंसी उसके आकर्षक शरीर को दिखाती थी, जिससे हर आदमी को उस पर झपटने और किमोनो को फाड़ने की तीव्र इच्छा होती थी, जो उसके आकर्षण को छिपा नहीं सकता था। हालांकि इस गौरविन जापानी गुलाब के कांटे बेहद जहरीले थे। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।